हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में वर्क एंड एनर्जी आपके लिए लेकर आए हैं और इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क डन। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन तभी कहलाएगा जब दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड, एंड सेकंड, object must be displaced। यानी किसी वस्तु पर पहले तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए और उसके साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन। और इनमें से यदि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स वर्क इज नॉट बीइंग डन। कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने अभी तक कार्य के लिए पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट राइट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन की यदि परिभाषा आपको लिखनी है कार्य की, तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कार्य की परिभाषा को इस तरह से लिखा जा सकता है कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य किसी बल के द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस बल का परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, कार्य कहलाता है। अब ये आवश्यक नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसी की डायरेक्शन में हो, उससे थीटा एंगल पर भी हो सकता है। तो वर्क डन के लिए एक जो फॉर्मूला है वह यहाँ स्थापित कर देते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई भी व्यक्ति इसको रस्सी से खींचकर क्षैतिज लेके जा रहा है, और जब इसे रस्सी से खींचेगा तो क्षैतिज से रस्सी थीटा कोण पर होगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कोई भी व्यक्ति जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु को एफ फोर्स अप्लाई करके खींचता है, तो जो एफ फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर रहता है। आपको कोई वस्तु खींचनी है तो इस तरह से जमीन से थीटा एंगल पर उसे खींचते हैं, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली रहता है। इस समय यदि हम देखें एफ बल और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से ए से लेकर मान लीजिए ये फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। इस समय जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, ये मान लीजिए डी है। अब अभी जो हमने वर्क डन की परिभाषा अभी लिखी है और जो बताया था कि दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड होनी चाहिए वर्क डन के लिए। फर्स्ट इज अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, सेकंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस होनी चाहिए। यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन। अदरवाइज कार्य नहीं हो रहा है। तो क्योंकि इसमें फोर्स भी अप्लाइड है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब कार्य तो हो रहा है। लेकिन कार्य को फाइंड करने के लिए, यदि आपको कार्य फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके लिए ये अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में
नहीं है, थीटा एंगल पर है। तो हम ये जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कंपोनेंट हम जो है एक परपेंडिकुलर डाल के डिस्प्लेसमेंट की साइड में लेते हैं, उसकी डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये देखेंगे ये फोर्स अप्लाइड है एफ, और आपको निकालना है ए से, इस पॉइंट को मैं सी ले लूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और जिसमें आपको थीटा के सामने ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस का कार्य करेगी, कर्ण का कार्य करेगी ये भुजा। तो कर्ण दे रखा है और ये थीटा दे रखा है, आधार आपको निकालना है तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए सी अपॉन कर्ण एफ। तो यहां से ए सी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हमने क्या किया है, बल का विस्थापन की दिशा में, ये नहीं आ पा रहा है, ए सी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी की वैल्यू निकाल ली है, ए सी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो हमने इस बल का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट ले लिया है हमने बल का, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है एफ कॉस थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ कॉस थीटा है। ये जो एफ है डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल पर है, और यदि हमें वर्क डन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमें फोर्स लेना पड़ेगा, या फोर्स की डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है इस एफ के कारण, वो एफ कॉस थीटा आ रहा है। अब आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो है एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक वो डी, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आ जाता है एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहां से वर्क डन आप किसी भी कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में वर्क डन क्या होगा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले वर्क का जो कार्य है उसकी यूनिट क्या होगी वो निकालते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी। कॉस थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक के लिए हमने केवल एफ डी इसको लिख दिया है। तो न्यूटन बल का मात्रक और डिस्टेंस का मात्रक हो गया मीटर, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल लिख दिया जाता है, तो कार्य का मात्रक हमेशा जूल रहेगा। ये एम के सिस्टम में होता है या एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। न्यूटन किलोग्राम मीटर को हमने बदला 10⁻³ और 10⁻², सही है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में, और ये हमने कन्वर्ट भी किए हैं 11th के वीडियोज में, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना और न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना, ये अलग से वीडियो है न पड़े हुए हैं। लेकिन 9th की यदि हम बात करें तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लिख रहे हैं, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 9th के लिए वो चीजें नहीं है अभी। तो कार्य को आप यहां तक आसानी से समझ चुके हो। जो वर्क डन होता है वह फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरह से वर्क डन को निकाला जाता है। किया गया कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है। इसके बाद डिफरेंट कंडीशंस में वर्क डन क्या होगा उसको आपको बता रहे हैं। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, और फर्स्ट वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है, और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन पॉजिटिव वर्क डन किस तरह से होता है। वर्क डन पॉजिटिव
किस कंडीशन में होगा? मान लीजिए कोई भी पिंड है, उसको h ऊंचाई से इस तरह से छोड़ देते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन में, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर अप्लाई होता है mg, और एक बल से उसे नीचे की ओर खींचता है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और अप्लाइड फोर्स भी वर्टिकल डाउनवर्ड है। h ऊंचाई से किसी पिंड को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो mg जो भार है इसका, यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है इस पर जो कार्य करेगी, mg बल से इसे नीचे की ओर खींचेगी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी डायरेक्शन यही है। इस स्थिति में बल F इक्वल टू mg है इसमें, और मान लीजिए विस्थापन यहाँ नीचे तक आ रहा है, ये h विस्थापन होता है। तो इस समय जो किया गया कार्य होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है इसका, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। एफ बल जो पृथ्वी जो अट्रैक्शन फोर्स उस पिंड पे लगा रही है, नीचे की ओर खींच रही है, वो mg है, और डिस्प्लेसमेंट h, और कॉस थीटा इस समय कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, 0। तो किया गया कार्य इस समय ग्रेविटी के द्वारा mgh कार्य होगा ग्रेविटी के द्वारा, और जो कि पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में किया गया जो कार्य है वह पॉजिटिव होगा। यदि हम कॉस की बात करें तो कॉस में 0 से लेकर, यदि थीटा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो इस स्थिति में कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं वह सब पॉजिटिव आएंगी। 90 की बात करेंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए मैंने लेस देन 90 लिखा है। तो यदि थीटा की वैल्यू से मतलब है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह या तो 0 है या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। सेकंड कंडीशन, 0 वर्क डन के लिए, यदि 0 वर्क डन की हम बात करें तो cos 90 का मान 0 होता है, त्रिकोणमिति की टेबल में आपने पढ़ा होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। उस स्थिति में जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 90 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस स्थिति में किया गया कार्य W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, यानी W इज इक्वल टू कॉस 90 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई एफ डी से करेंगे तो वर्क डन 0 होगा। ये किस स्थिति में होता है, व्हेन अ कुली कैरिंग अ लोड ऑन इट्स हेड, जब कोई कुली कोई वजन अपने सिर पर लेकर जा रहा है, तो उस समय जब वह चलता है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करता है, हॉरिजॉन्टली। लेकिन उस कुली के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है, पृथ्वी की ग्रेविटी उस वजन पर, उस द्रव्यमान पर नीचे की ओर कार्यरत है, जबकि कुली उसको यहाँ अपने सिर पर संतुलित करने के लिए उतना ही फोर्स mg ऊपर की ओर लगा रहा है। तो कुली के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगाया गया mg, और कुली के द्वारा तय किया गया विस्थापन उस बल से 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली है। विस्थापन हॉरिजॉन्टल और बल अप्लाइड फोर्स ऊपर की ओर 90 डिग्री पर है। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य थीटा 90 हो जाएगा और किया गया कार्य 0 होगा। यानी व्यक्ति के द्वारा जो वजन सिर पर लेके जा रहा है उसके द्वारा भी किया गया कार्य 0 होगा, और पृथ्वी की ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो लग रही है, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट व्यक्ति के द्वारा हॉरिजॉन्टली है। तो दोनों स्थितियों में या तो हम व्यक्ति के द्वारा कृत कार्य की बात करें, वर्क डन की बात करें तो भी 0 होगा, और ग्रेविटी के द्वारा कृत कार्य की बात करें तो भी वर्क डन 0 होगा। थर्ड कंडीशन, नेगेटिव वर्क डन के लिए यदि हम बात करें, थीटा इक्वल टू 180 पर कॉस 180 का मान नेगेटिव हो जाता है,
ऐसी स्थिति में जब अप्लाइड फोर्स 180 कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के विपरीत हों। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसे जमीन पर F फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है, उसी समय इस वस्तु और पृथ्वी की संपर्क सतह के कारण इस बल के विरुद्ध में एक फ्रिक्शनल फोर्स Fs पीछे की ओर कार्य करेगा, और जो अप्लाइड फोर्स है इस दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है और ये चल के वस्तु यहां आ जाती है F बल के द्वारा। तो विस्थापन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इस समय थीटा 180 होगा और कृत कार्य W इक्वल टू Fs, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कृत कार्य Fs इंटू डी कॉस 180, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस के Fs इंटू डी, कॉस 180 का मान -1 हो जाएगा। इस स्थिति में वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, ये तीनों कंडीशन वर्क डन की आपको बता दी गई हैं, बोर्ड पर लिखी हुई हैं। इसके बाद में आपको समझाते हैं स्टूडेंट अबाउट एनर्जी, एनर्जी के बारे में। एनर्जी, इट इज एबिलिटी टू बी, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने का जो गुण होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी या कैपेसिटी टू वर्क डन। आप ऐसे कह सकते हो कैपेसिटी कैपेसिटी डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहेंगे कि उसमें ऊर्जा है, और कार्य करने की क्षमता नहीं है तो उसकी ऊर्जा जीरो है, उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है। जब कार्य ही, कह सकते हो कार्य ही ऊर्जा है या कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, तो ऊर्जा का भी मात्रक एनर्जी का भी वही होगा जो कार्य का होता है, जूल। जूल एनर्जी जो है, डिफरेंट टाइप्स एनर्जी होती हैं। एक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, जो अभी आप पढ़ाएंगे इसके अंतर्गत आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स एनर्जी हैं, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और डिफरेंट टाइप्स एनर्जी होती हैं। लेकिन यहाँ जो आप अध्ययन करने जा रही हो वह काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का आप अध्ययन करेंगे, और इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये अलग से चैप्टर में होंगे, उस तब पढ़ेंगे जब क्लास में जब आ जाओगे आप। लेकिन फिलहाल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताते हैं। तो पहले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी।
गतिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि वस्तु गतिशील नहीं है तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी। यदि मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से तो उसमें गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा भी अभी जो आया था, ऊर्जा क्या थी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की यदि क्षमता है तो उसमें ऊर्जा है। और जिस समय वो गतिशील है और उसमें कार्य करने, इसका मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है, लेकिन गतिशील है इसलिए कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में अभी इसके गतिज ऊर्जा के बाद बताते हैं। अब गतिज ऊर्जा का जो डेरिवेशन निकालना है वो किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्थिर है और इस पर F फोर्स लगा दिया जाता है, जिसके कारण यह S विस्थापन तय करती है और ये F बल लगाने से इसमें A त्वरण आ जाता है और S दूरी तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड देन s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। u को 0 कर दिया क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। और बल इस पे जो अप्लाइड किया जा रहा है, F बल अप्लाइड किया जा रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन होगा W इक्वल टू F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट F है तो W इक्वल टू F ना, मास और एक्सीलरेशन दे रखा है, F इक्वल टू ma इंटू एस की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे v स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ a से a कट गया तो W इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर। यही जो गति करते समय यह जो कार्य करने की क्षमता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, हाफ m b स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई वस्तु गतिशील है, गति अवस्था में है तो उसमें कार्य करने की एक क्षमता होती है और वह गतिशील अवस्था में कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, K इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट, जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है, एक स्पीड से बॉल आती है और वो जो बॉल की जो वेलोसिटी है उसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा है हाफ m b स्क्वायर, और जैसे वो विकेट से टकराती है तो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण वह उस विकेट पर कार्य करती है और उसको वहां से डिस्प्लेस कर देती है। तो गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है, वह उसकी गतिज ऊर्जा हाफ m b स्क्वायर कहलाती है। और जिस तरह से एक हथौड़ा होता है, हैमर से, सेकंड इसका एग्जांपल, हैमर से किसी स्क्रू को ठोकते हैं दीवार में, वी वेग से हैमर उससे टकराता है और अपनी गतिज ऊर्जा को उसको ट्रांसफर कर देता है और उसमें जो स्क्रू है दीवार में धंस जाता है। तो गति करते समय जो कार्य करने की क्षमता है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की गति करते समय कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बारे में क्या लिखेंगे? गति करते समय कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गति करते समय कार्य करने की क्षमता को हमने निकाल लिया है, W बराबर हाफ m स्क्वायर। सेकेंड लॉ जो है मोशन का, जो सेकेंड लॉ है इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसमें हमने गति करते समय इसकी कार्य करने की क्षमता को निकाल दिया है। तो गति करते समय कार्य करने की क्षमता ही K, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, K इक्वल टू हाफ m स्क्वायर। इसके बाद बताते हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी।
स्थितिज ऊर्जा यू से प्रदर्शित की जाती है। ये किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन और उसके आकार में परिवर्तन कर देने से किसी वस्तु की शेप और उसकी पोजीशन में चेंजेस से जो उसमें कार्य करने की क्षमता हो जाती है वह उसकी, या ये कहिए कि किसी वस्तु के शेप और उसकी पोजीशन में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। या ये कहें किसी वस्तु की स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन करने से उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं एक, ये इलास्टिक ली मैंने, इलास्टिक लेते हैं और इस इलास्टिक के उसकी शेप में परिवर्तन करते हैं। शेप में परिवर्तन हमने किस तरह से किया, एक ये कागज से, पेपर से हमने ये आकृति बना ली है और इससे ये जो इलास्टिक है इसके आकार में परिवर्तन करते हैं, शेप में परिवर्तन हो रहा है, ये इसे खींचा जा रहा है। अब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। जब बल लगाना पड़ेगा तो कार्य भी करना पड़ेगा, कार्य किया जा रहा है और ये जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है इस इलास्टिक की पोटेंशियल एनर्जी में इस समय संचित हो गया है। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तुरंत ये जो इसमें कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, यह अपनी इलास्टिसिटी का एक गुण होता है कि जब वस्तुओं पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करती है, जिसके कारण इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। कहाँ गया, ओ मिल गया। देखिए इस समय उसको स्थितिज ऊर्जा को फिर से बता देते हैं क्या होती है। आकार और स्थिति में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जाता है, किसी वस्तु के आकार और उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। अब इससे ये जो इलास्टिक हमने ली है इसके हम आकार में परिवर्तन करते हैं। आकार में परिवर्तन किया, कार्य करना पड़ रहा है, कार्य कहाँ चला गया, इस इलास्टिक की स्थितिज ऊर्जा में चला गया। जैसे ही हम छोड़ेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करेगी जिससे कि इसमें एक वेलोसिटी v आ जाएगी। कहने का मतलब हमने कार्य किया, कार्य गया इस इलास्टिक की स्थितिज ऊर्जा में और जैसे ही हमने इसे छोड़ा इसकी स्थितिज ऊर्जा चली गई इस जो पेपर है इसकी गतिज ऊर्जा में। जैसे हम इसको छोड़ते हैं, देखिए ये इससे एक्चुअली क्या है, बच्चे बहुत खेलते हैं, ये प्रैक्टिकल और वर्क कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। इन दिस प्रोसेस इट इज बीइंग हैपन। work done is going to potential energy of this elastic, and after releasing this elastic the potential energy of elastic is going to kinetic energy of this paper गया अपनी kinetic energy के साथ खो गया। चलिए, या फिर उस स्थिति में हम देख सकते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन में किसी वस्तु को हमने नीचे से ऊपर उठाया, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। नीचे से ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, यहां रखी हुई है। इस समय जो पृथ्वी है इस पर अपनी ग्रेविटी, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर अप्लाइड हो रहा है और वो है mg, जो किसी भी वस्तु के भार के बराबर होता है। यदि हमें इसको ऊपर उठाना है, किसी ऊंचाई तक लेके जाना है, तो इस पर न्यूनतम जो फोर्स है इस ग्रेविटी के बराबर हमें ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। मिनिमम जो फोर्स होगा, मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हो, इसे एक्सीलरेशन देना है तो इससे अधिक फोर्स अप्लाइड इस पर करना पड़ेगा। चलिए खैर, एक्सीलरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। इस पर ऊपर उठाने के लिए, h ऊंचाई तक ले जाने के लिए मिनिमम जो फोर्स अप्लाइड होगा वो ग्रेविटी के बराबर ऊपर की ओर अप्लाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर की ओर अप्लाइड फोर्स क्या है, mg, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकली वह भी ऊपर की ओर है।
तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य होगा W इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा से देखते हैं वर्क डन W इजिकल टू एफ कितना है, बल कितना लगा रहे हैं ऊपर की ओर mg इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां से और यहां तक जाएंगे इस ऊंचाई के बराबर h, और डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हैं cos 0, तो वर्क डन mgh। तो अभी क्या बात कर रहे थे, किसी वस्तु की स्थिति में और उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही जो किया गया कार्य है mgh, u बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कंप्लीट। इसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बता देते हैं इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा स्थिर रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर destroyed। नेदर एनर्जी, ऊर्जा को ना तो नष्ट और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नेदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट destroyed, it can only be transformed from one form to another and the total energy always remains constant. This is the law of conservation of energy। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि हम पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है उसकी बात करें तो वह केवल सूरज है, जिसके कारण पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है यानी प्राप्त हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन को सिद्ध करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लिख दिया है, इसे प्रूव करते हैं कि जो एनर्जी है इसे आप ना नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, और लेकिन टोटल एनर्जी क्या और रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसे प्रूव करने के लिए ये देखिए, h ऊंचाई पर कोई वस्तु है, ए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m इसका द्रव्यमान है, और इसे फ्री फॉलिंग कंडीशन में ऊपर से छोड़ा जा रहा है। जिस समय यह h ऊंचाई पर है, इसकी स्थिति के कारण, h ऊंचाई पर है, इसकी स्थिति के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। U इजिकल टू एट, ये पॉइंट ए है, एट पॉइंट ए स्थितिज ऊर्जा होगी इसमें U इजिकल टू mgh, और स्टार्टिंग में एट पॉइंट ए U, ये तो U है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए प्रदर्शित किया गया है U। अब ये जो U हमने लिखा ये इनिशियल वेलोसिटी है U, और इस समय ये स्थिर है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर, और u 0 है तो 0 हो जाएगी,
तो टोटल एनर्जी होगी इसकी K प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ दें mgh प्लस 0 यानी mgh। इस समय टोटल एनर्जी इसमें mgh है। जब यह पृथ्वी से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, अब इसे रिलीज कर देते हैं। ये तो हो गया एट पॉइंट ए फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, इसे हम रिलीज कर देते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन में, और यह जो है इस दूरी पर ऊपर से x डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो ये दूरी रह जाएगी h माइनस एक्स। भाई कंप्लीट h थी, x इसने कवर कर ली, तो ये दूरी कितनी रहेगी h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। इस समय पॉइंट बी है, ये एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर x डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। ये डिस्टेंस जो कवर की है ना h से, h तो ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन यहां तक नहीं आ रही है, केवल ये डिस्टेंस कवर की है इसने x, तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। तो v स्क्वायर इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो u को 0 लेंगे, तो v स्क्वायर इजिकल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस समय k इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इस समय वेलोसिटी v है यहाँ पे, तो हाफ एम बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इजिकल टू 2gx, तो 1/2m बी स्क्वायर की जगह रख देंगे 2gx, 2 से 2 कट गया, mgx काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो U इजिकल टू mg, और यहां से जो ऊंचाई है वो है h माइनस एक्स। इस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी h माइनस एक्स, ये हो जाएगी mg h माइनस mgx। टोटल एनर्जी की यदि बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इस समय जोड़ दिया जाएगा, दिख रहा है? सही है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाएगा, mgh mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx कट गया, तो टोटल एनर्जी इस समय वही है जो h ऊंचाई पर थी। टोटल एनर्जी h ऊंचाई पर mgh थी, पॉइंट बी पर आ गए ऊंचा x और नीचे आ गए x दूरी, तो भी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन टोटल एनर्जी mgh है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हुई है। लेकिन कम जो हुई पोटेंशियल एनर्जी है mgx कम हुई है, और जो कम हुई पोटेंशियल एनर्जी है वह किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था कि टोटल एनर्जी तो वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी mgh mgs, एनर्जी को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब यहां पॉइंट सी पर बात करते हैं, एट पॉइंट सी टाइम 30 मिनट। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। जब यहां से फ्री फॉलिंग कंडीशन में इसको रिलीज किया गया, तो ये सी तक पहुंचते पहुंचते कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, h, कंप्लीट h डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस समय वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2gh से v स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh, u 0 हो जाएगा। और इस समय काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 1/2m, और बी स्क्वायर का मान रख देंगे 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होती है mgh, और mgh क्या है, धरातल से इसकी ऊंचाई, और जब ये धरातल पर ही है, पॉइंट सी पर ही है, तो h होगी इस समय 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इस समय mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी वही है mgh, या तो हम इस पॉइंट की बात करें h ऊंचाई पर, या बीच में पॉइंट बी की बात करें, या उस समय जिस समय यह जमीन से टकराया, तो टोटल जो एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, mgh mgh mgh। जैसे ही यह जो पिंड है
रिलीज करते ही नीचे की ओर चलता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। जिस समय ये पॉइंट बी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा mgx कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में पहुंच गया, और जिस समय ये जमीन से टकराया टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और टोटल जो एनर्जी है वही है mgh। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद है पावर, शक्ति। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, mgh प्लस हाफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है शक्ति। शक्ति के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एवरेज शक्ति की बात करेंगे और एनर्जी जो कंजप्शन होगा उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और उस समय उसमें शक्ति क्या होती है और किस तरह से यूनिट तैयार होती हैं और किस तरह से बिल जो है लगकर आता है, डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो, किस तरह से बिल का निर्धारण होता है जिसका चार्जेस आपको देना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में आई थिंक इतना ही बहुत है। वर्क और एनर्जी को जो है इसमें कवर कर लिया गया है थोड़े से समय में, और एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हुए इसे फेयर करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, फिर किसी अदर वीडियो में आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप जो हैं जो भी इस चैनल पर 9th के लिए या 10th 11th 12th के लिए हम यूट्यूब चैनल में आपको देते जा रहे हैं उसका फेयर करते जाएंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम हम करा सकते हैं डिफरेंट टाइप के अलग वीडियो में हम आपके लिए जोड़ देंगे। धन्यवाद।